हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूपी की चुनावी जंग अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सीएम योगी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट डाला। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके 5 मंत्री समेत 676 प्रत्याशी मैदान में। इनकी किस्मत का फैसला 2 करोड़ वोटर्स करेंगे। मतदान से पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आखिरी दौर के चुनाव में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसमें सीएम योगी भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के गाजीपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार को आपका एक एक वोट नई ऊर्जा देगा। आपका एक एक वोट उन घोर परिवारवादियों को भी करारा जवाब देगा जिन्होंने इस क्षेत्र को इतने दशकों तक विकास से वंचित रखा। सोनभद्र में प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इन घोर परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह अपमान यूपी के लोगों का अपमान है। आजादी के बाद इन लोगों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला, इन्होंने आपको पीछे रखने का काम किया। ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मजाक उड़ाते हो, वो घोर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। पीएम मोदी ने कहा कि संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना और वायुसेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। यूपी के चंदौली में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, 5 चरणों के चुनाव में सपा बसपा का सूपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा की सरकार बनाने का काम पूरा कर लिया है। 6ठे और 7वें चरण में अब 300 पार ले जाने का काम आपको करना है। मऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थी को होली और दिवाली में एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। बेटी के जन्म पर हम 25,000 रुपए देंगे। 60 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं और बहनें हैं, उन्हें मुफ्त में उत्तर प्रदेश परिवहन बसों में सफर कराएंगे। यूपी में आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। इसी बीच उन्होंने जौनपुर सदन विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। यहां से कांग्रेस ने नदीम जावेद को टिकट दिया है। सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ की योजनाओं की जानकारी दी और फायदे बताए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कई दिग्गज खिलाड़ियों को नुकसान हुआ। बीसीसीआई ने नए सालाना कॉन्ट्रैक्ट में कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ग्रेड A+ में रखा है। वहीं सीनियर खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा को नए सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में बड़ा नुकसान हुआ। रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर दुनिया पर दिखने लगा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़कर $110 प्रति बैरल हो गए हैं। ये $150 तक जा सकता है। रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ने से क्रूड के भाव 2014 के बाद सबसे ज्यादा। इससे पेट्रोल डीजल के दाम 25 रुपए लीटर तक बढ़ सकते हैं। सरकार टैक्स कम करके इसमें राहत दे सकती है। यूक्रेन में जंग के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से आज 9 उड़ानें भरी गई हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना का भी जहाज शामिल है। 6 हवाई जहाजों की जल्द उड़ान भरने की उम्मीद है। हम कुल मिलाकर 3,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वापस ला रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत यूक्रेन में बिगड़ते हालात को लेकर चिंतित है। खार्किव में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर हम उनके परिवार और इस संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले हर नागरिक के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सभी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके सशस्त्र बल यूक्रेन के खार्किव शहर से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिहाज से सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार। मास्को में रक्षा मंत्रालय ने एक मीडिया ब्रीफिंग में आरोप लगाया कि यूक्रेन के अधिकारी भारतीय छात्रों के एक समूह को खार्किव में जबरदस्ती रोक रहे हैं। हमले के साथ ही शांति की कोशिशें भी चल रही है। रूस यूक्रेन के टॉप अफसर बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन ने जिससे उसके झूठ का प्रचार रुके। यूक्रेन में जंग के मद्देनजर अमेरिका ने रूस के साथ बेलारूस पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस और बेलारूस के डिफेंस सेक्टर में होने वाले एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है। इनमें लड़ाकू विमान, थलसेना वाहन के कलपुर्जे शामिल है। यूक्रेन रूस की जंग के बीच अमेरिका में पहली बार बेलारूस पर बैन लगाया गया।
यूक्रेन पर लगातार 8वें दिन रूस का हमला जारी है। पुतिन की सेना ने राजधानी कीव को चारों ओर से घेर लिया। अब कुछ घंटे पहले कीव के एक रेलवे स्टेशन पर सेना ने मिसाइल दागी है। यह हमला उस वक्त किया गया जब स्टेशन से लोग रेस्क्यू किए जा रहे थे। वहीं रूसी आर्मी ने खेरसोन पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर रूस पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच रूस ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देते हुए परमाणु युद्ध छेड़ने की बात कही है। रूस के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से तीसरा विश्व युद्ध छेड़ा गया तो विनाशकारी होगा। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला 8वें दिन भी जारी। खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों में लगातार हमले जारी। 24 घंटे में हुए हमलों में 21 लोग मारे गए, 112 घायल हुए। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि जंग में अब तक लगभग 6000 रूसी सैनिक मारे गए। इधर रूस खेरसोन शहर पर कब्जा करने का दावा कर रहा है। यूक्रेन जंग का मैदान बना हुआ है, जिसकी वजह से खुद को बचाने के लिए यूक्रेन छोड़ने वालों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र बयान जारी कर कहा कि अब तक करीब 8,36,000 लोगों ने देश छोड़ दिया। लोग यूक्रेन से पड़ोसी देशों में चले गए हैं, जिनमें से आधे पोलैंड में हैं। यूक्रेन के शहरों में रूस की लगातार हो रही बमबारी के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित निकालने को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। ये बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि यूक्रेन के बड़े शहरों पर रूस का हमला तेज हो चुका है और नुकसान काफी ज्यादा। कई लोगों की इन हमलों में मौत भी हो रही है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसे देखते हुए विदेश मंत्रालय की ओर से खार्किव में मौजूद सुरक्षित ठिकानों की जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो भी भारतीय खार्किव में मौजूद हैं, उन्हें पास के मौजूद पिसोचिन, बेलग्रोड और बॉम्बे में चले जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने तीनों ही जगहों को सुरक्षित जोन बताया। अमेरिका में चीन के दूतावास ने अपने नागरिकों को चिंताजनक सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा पर पूरा ध्यान देने की चेतावनी दी। दूतावास ने कहा कि अमेरिका में चीन के खिलाफ बहुत नफरत है। छात्र और चीनी वित्त पोषित संस्थानों के कर्मचारी रिस्क पर हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों से बुखारेस्ट के हेनरी कोंड्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बातचीत की, साथ ही उनका हालचाल जाना। इससे पहले बुखारेस्ट पहुंचने के बाद सिंधिया ने भारतीयों की निकासी प्रक्रिया पर हवाई अड्डे पर ही अधिकारियों के साथ बैठक की। विदेश मंत्रालय ने कीव के बाद खार्किव को भी छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को हर हाल में खार्किव शहर को छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र की मौत हुई। ये छात्र पंजाब का रहने वाला था, जिसकी मौत की वजह ब्रेन स्ट्रोक को बताया गया। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है, यूक्रेन में प्रदेश के 193 छात्रों ने सरकार से संपर्क किया था। इनमें से 60 छात्रों को सकुशल मध्य प्रदेश लाया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभी छात्र और उनके अभिभावकों से अधिकारी संपर्क कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों के 205 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। छात्रों के परिजन से बीजेपी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मुलाकात करने जाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रभारी राजीव अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 205 छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा दुर्ग के 40 स्टूडेंट हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच भोपाल में यूथ कांग्रेस ने पैदल मार्च किया। यूथ कांग्रेस ने यूक्रेन में फंसे बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की मांग केंद्र सरकार से की। इस दौरान यूथ कांग्रेस ने रूसी हमले में मारे गए भारतीय छात्र नवीन को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ में आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। प्रदेश भर में लगभग 3,80,000 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर में करीब 6,743 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल बाद ऑफलाइन बोर्ड में परीक्षाएं हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। 7वें चरण के मतदान के लिए 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। यूपी के मिर्जापुर, गाजीपुर और वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र में सीएम जनसभा करने वाले हैं। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वाराणसी में रोड शो करेंगे। नया रायपुर में आंदोलन कर रहे किसानों के मामले में बयान देते हुए मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा, उनकी सरकार बीजेपी सरकार में हुए अत्याचारों का निवारण कर रही है। मंत्री डहरिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नया रायपुर बसाने के लिए किसानों के साथ अन्याय किया और उनकी जमीन को औने पौने दाम में अधिग्रहित कर लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया अपने दौरे के चौथे दिन बालोद जिले के गांवों को कई सौगात दी। मंत्री भेड़िया ने सुवरबोड़ और भैंसबोड़ गांव में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मंत्री के आने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। विधायक अनूप नाग कांकेर जिले के पखानजोर पहुंचे, जहां के
कृषक नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में वे शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र की समस्या के बारे में सुना, साथ ही समस्या को जल्द निराकरण करने का भरोसा दिया। विधायक ने महिला समूह को सामग्री वितरण की और बेहतर कार्य के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। 28 फरवरी को रायपुर के राजीव भवन में हुई बैठक में अनुपस्थित रहने पर 2 जिला अध्यक्षों को उनके पद से हटा दिया गया। इसके अलावा 41 और पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। 5 दिनों में जवाब मांगा गया। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने अधिवक्ताओं से पीएम मोदी के जन कल्याण के कार्यों में सहभागी बनने की अपील की है। जबलपुर प्रवास पर पहुंचे बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का स्थानीय नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान द्विवेदी ने स्थानीय नेताओं से चर्चा कर संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास किया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने छत्तीसगढ़ के 16 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति आदेश जारी किया है। नीरज पांडे ने बताया कि 13 प्रदेश महासचिव भी नियुक्त किए गए, साथ ही 3 प्रदेश उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है। एमपी में ओबीसी चेहरों की कमी से जूझ रही कांग्रेस ने अब भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल पर दांव लगाया। कांग्रेस आलाकमान ने विभा पटेल को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके जरिए पार्टी ने पिछड़ा वर्गों को संदेश देने के साथ समीकरणों को साधने की कोशिश की। शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी बस्तर में 5 मार्च को तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी। प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा, पूर्व कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से डुमना विमानतल को जोड़ने वाली सड़क जल्द बनकर तैयार होगी। करीब 60 करोड़ की लागत से बनने वाली ये 4 लेन सड़क आधुनिक तकनीकों से लैस होगी। खास बात यह है कि डुमना विमानतल के रास्ते में वन्य प्राणी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, लिहाजा सड़क निर्माण के दौरान वन्य प्राणियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। ग्वालियर जोन में महिला अपराधों से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे थानों में संचालित ऊर्जा डेस्क, महिला अपराध शाखा और महिला थाने की कार्रवाइयों के बारे में जानकारी ली। साथ ही महिला से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई के लिए संतोष भी जताया। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज रेडी टू ईट मामले में सुनवाई हुई, जिसमें बीज निगम ने जवाब के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई आगामी 21 मार्च को निर्धारित की है। बता दें कि रेडी टू ईट मामले में सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए 5 महिला स्व सहायता समूह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। भिंड जिले के अजोर विधानसभा से पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए। अब इस मामले में ईओडब्ल्यू ने पूर्व विधायक को नोटिस भेजा है और आरोप के सभी दस्तावेज 4 मार्च को ईओडब्ल्यू दफ्तर लेकर बुलाया है। बता दें कि पूर्व एमएलए कटारे ने एसडीएम उदय सिंह सिकरवार पर फर्जी तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। केशकाल के बड़े राजपुर ब्लॉक मुख्यालय विश्रामपुरी में 51 साल पुराने स्कूल को आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में बदला जा रहा है। इस स्कूल में करीब 800 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसे लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और पालकों में आक्रोश है। इसे लेकर पूर्व विधायक सेवक राम नेताम ने आरोप लगाया कि स्कूल को बदलने का तरीका गलत है। रायगढ़ में वकीलों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द करने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर धमतरी जिला अधिवक्ता संघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि वकीलों पर एफआईआर तहसीलदार से मारपीट मामले में दर्ज की गई है। ग्वालियर में मनमाने बिजली बिल के विरोध में बुधवार को कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार की अगुवाई में बिजली घर के सिटी मुख्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कांग्रेस एमएलए का कहना है कि बीजेपी सरकार में गरीबों के घर अनाप शनाप बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। एमपी में अगले महीने से बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध तेज हुआ है। जबलपुर कलेक्टर कार्यालय के पास एकजुट हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर बिजली दर बढ़ाने का विरोध किया। सामाजिक संगठनों ने 8 से 10 मार्च तक होने जा रही विद्युत नियामक आयोग की जन सुनवाई का बहिष्कार किया। एमपी में अधिकार वापस दिए जाने की मांग को लेकर नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधि ने भोपाल में मोर्चा खोल दिया। पंचायतों के पूर्व जनप्रतिनिधियों को मिले अधिकार की तर्ज पर नगर पालिका और नगर परिषद के पूर्व जनप्रतिनिधि सरकार से अधिकार वापस दिए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। रायगढ़ में कृषि विभाग की गलत नीति के कारण किसानों को रबी सीजन में भी खाद की समस्या से जूझना पड़ रहा है। विभाग ने उन समितियों को खाद का अधिक आवंटन कर दिया है जहां कम किसान हैं, जबकि जहां खाद की जरूरत है उन ब्लॉकों में खाद की कम सप्लाई की गई है। इधर खाद की कालाबाजारी को लेकर बीजेपी ने 4 मार्च को चक्का जाम की चेतावनी दी है।
साउथ एक्ट्रेस डॉली शाह का पारिवारिक विवाद नरसिंहपुर में सुर्खियां बना हुआ है। पहले डॉली शाह ने अपने पिता की मौत के बाद चाचा और उनके परिवार पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। मामले में उनके चाचा ने भी अपना पक्ष रखा। अब आज फिर फिल्म अभिनेत्री एसपी ऑफिस में आकर लिखित शिकायत देते हुए मामले में जांच की मांग कर रही है। वहीं पुलिस ने जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कही। राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही से मध्य प्रदेश के हजारों लोग परेशान हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजस्व विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड से 28 लाख हेक्टेयर जमीन ही गायब है। राजस्व विभाग ने खसरा, खतौनी, नक्शे समेत नामांकन का काम ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए विभाग ने एमपी भूलेज पोर्टल भी बनाया, लेकिन पड़ताल में कई विसंगतियां सामने आई। बलरामपुर के बरियो चौकी में आदिवासी युवक की हत्या का मामला आया। परिजन ने जमीन नहीं बेचने पर एक क्रैशर संचालक पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक शिव नारायण के खेत के पास ही क्रैशर का काम चलने के बाद उसकी खेती बर्बाद हो रही थी। इस पर आपत्ति जताने पर संचालक ने जमीन खरीदने की पेशकश की। खंडवा के 6 गांव माकर में ढाबे पर खाना खाने आए 2 पक्षों में मामूली विवाद के बाद मारपीट हुई। पुलिस के मुताबिक निर्मल और मोहन नाम के व्यक्ति ने पहले दुर्गा प्रसाद की जमकर पिटाई की और उसके बाद गर्दन पर चाकू रख दिया। हालांकि ढाबे पर मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। जांजगीर चांपा की सक्ती पुलिस ने चाकू से 3 युवकों पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को अरेस्ट किया। सक्ती थाने के टीआई रूपक शर्मा ने बताया कि मंगलवार को शिव बारात के दौरान 3 युवकों पर चाकू से हमला किया गया था, जिसमें युवकों को गंभीर चोटें आई थी। खरगोन में स्थानीय महिला परिवार परामर्श केंद्र में समझौता करने आए 2 परिवार आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष पारिवारिक जमीन के विवाद में समझौता कराने पहुंचे थे। इस दौरान बातचीत में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। इसके बाद मामले की शिकायत थाने तक पहुंची। दोनों पक्ष वाले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिलासपुर में बीते कुछ दिनों से चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। बाद में पुलिस भी अब अलर्ट हो गई है। पुलिस की टीम ने 3 दिन तक अभियान चलाकर 30 से ज्यादा बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अब ऑनलाइन चाकू मंगाने वालों और दुकानों से चाकू बेचने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है। इसके लिए अधिकारियों ने जानकारियां जुटाई हैं। सरायपाली पुलिस और नारकोटिक्स सेल की टीम ने शहर के अजुंडा चौक के पास घेराबंदी कर ओडिशा के 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 80,000 रुपए का नशीली टैबलेट और इंजेक्शन बरामद किया गया। दोनों आरोपी ओडिशा के रहने वाले। वहीं मामले में जांच के बाद बड़े खुलासे होने के आसार हैं। दिल्ली में पीएम मोदी ने विश्व के लिए मेक इन इंडिया पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता है और यह हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर भी देता है। जब इतने बड़े संकट सामने होते हैं और परिस्थितियां बदलती हैं तो मेक इन इंडिया की जरूरत पहले से ज्यादा होती है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी आज क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी शामिल रहेंगे। रूस ने कहा कि भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस प्रणाली की आपूर्ति पर पश्चिमी देशों द्वारा उस पर लगाए प्रतिबंधों से कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस के मनोनीत राजदूत डेनिस ने कहा कि S-400 सौदे के संबंध में हम आश्वस्त कर दें कि इस पर किसी भी तरीके से असर नहीं पड़ेगा। ये 100% आश्वासन है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर दुनिया पर दिखने लगा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़कर $110 प्रति बैरल हो गए हैं। ये $150 तक जा सकते हैं। रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ने से क्रूड की भाव 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम 25 रुपए लीटर तक बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार टैक्स कम करके इसमें राहत दे सकती है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,561 नए मामले आए। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 77,152 रह गई है। देश में लगातार 25 दिन से संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 1 लाख से कम बनी हुई है। अगर रिकवरी की बात करें तो पिछले एक दिन में 14,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली में पीएम मोदी ने विश्व के लिए मेक इन इंडिया पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता है और यह हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर भी देता है। जब इतने बड़े संकट सामने होते हैं तो परिस्थितियां बदलती हैं तो मेक इन इंडिया की जरूरत पहले से ज्यादा होती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत न तो कभी प्रगति कर पाएगा और न ही हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। वैश्विक महामारी के दौर में हम देख रहे हैं कि विश्व में सप्लाई चेन किस तरह से तहस नहस हुई है।
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों, चिकित्सा उपकरणों में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे सकते हैं। उद्योगों को अपने उत्पादों के विज्ञापनों में वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के बारे में बात करनी चाहिए। कोयला खनन और रक्षा क्षेत्रों को खोलने से अपार अवसरों के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। निर्यात को प्रोत्साहित करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए SHI कानून में सुधार किए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी आज क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी शामिल रहेंगे। रूस के हमले के बाद यूक्रेन से लौट रहे करीब 16,000 भारतीय मेडिकल छात्रों ने अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर डर भरा हुआ है। इनकी पढ़ाई पर असर न हो, इसलिए वहां से लौटने वाले मेडिकल छात्रों को भारत के कॉलेजों में दाखिला दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस रेगुलेशन यानी FNGL एक्ट में बदलाव पर विचार कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने वॉर जोन में फंसे स्टूडेंट्स की वतन वापसी को लेकर एक याचिका दायर की, जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए CJI NV रमन्ना ने कहा कि क्या हम पुतिन को युद्ध रोकने का निर्देश दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उनके साथ हमारी सहानुभूति है, हम अटॉर्नी जनरल से हेल्प करने के लिए कहेंगे। ये याचिका कश्मीर से आए वकील ने दायर की है। आज संसद में एक अहम बैठक है। यूक्रेन रूस संकट के बीच संसदीय बैठक की समिति को विदेश मंत्री एस जयशंकर जानकारी देने वाले हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश मामलों पर संसद की सलाहकार समिति में शामिल होने के लिए विदेश मंत्रालय पहुंच गए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। ऑपरेशन के तहत 3,726 भारतीयों को आज भारत वापस लाया जाएगा। आज बुखारेस्ट से 8 फ्लाइट, सुसेवा से 2 फ्लाइट, कुसेसे से 1 फ्लाइट, बुडापेस्ट से 5 फ्लाइट और रेजो से 3 फ्लाइट भारतीयों को वापस लेकर आएगी। यूक्रेन पर लगातार 8वें दिन रूस का हमला जारी है। पुतिन की सेना ने राजधानी कीव को चारों ओर से घेर लिया है। अब से कुछ घंटे पहले कीव के एक रेलवे स्टेशन पर सेना ने मिसाइल दागी है। यह हमला उस वक्त किया गया जब स्टेशन से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था। वहीं रूसी आर्मी ने खेरसून पर भी कब्जा जमा लिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा और ये काफी विनाशकारी होगा। उनका ये बयान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा चेतावनी दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद आया, जिसमें पुतिन ने चेताया था कि यूक्रेन में सेना भेजने वाले किसी भी देश को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को यूक्रेन में रूसी आक्रमण को लेकर पहले से जानकारी थी। चीन ने रूस से विंटर ओलंपिक के समापन तक रुकने के लिए कहा था। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक एक पश्चिमी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ चीनी अधिकारियों ने बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक की समाप्ति से पहले यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करने के लिए कहा था। यूक्रेन में जंग के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। बताया कि हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से आज 9 उड़ानें भरी गई, जिसमें भारतीय वायुसेना का भी जहाज शामिल है। 6 हवाई जहाजों की जल्द उड़ान भरने की उम्मीद है। हम कुल मिलाकर 3,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वापस ला रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत यूक्रेन में बिगड़ते हालात को लेकर चिंतित है। खार्किव में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर हम उनके परिवार और इस संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले हर नागरिक के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सभी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके सशस्त्र बल यूक्रेन के खार्किव शहर से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिहाज से सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। मास्को में रक्षा मंत्रालय ने एक मीडिया ब्रीफिंग में आरोप लगाया कि यूक्रेन के अधिकारी भारतीय छात्रों के एक समूह को खार्किव में जबरदस्ती रोक रहे हैं। हमले के साथ ही शांति की कोशिशें भी चल रही हैं। रूस यूक्रेन के टॉप अफसर बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन ने मांग की है कि रूस को ग्लोबल इंटरनेट पर भी बैन किया जाए, जिससे उसके झूठे प्रचार रुक जाए। यूक्रेन में जंग के मद्देनजर अमेरिका ने रूस के साथ बेलारूस पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस और बेलारूस के डिफेंस सेक्टर में होने वाले एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है। इनमें लड़ाकू विमान, थलसेना वाहन के कलपुर्जे शामिल है। यूक्रेन रूस के जंग के बीच अमेरिका ने पहली बार बेलारूस पर बैन लगाया। रूस ने कहा कि भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस प्रणाली की आपूर्ति प्रतिबंधों से कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस के मनोनीत राजदूत डेनिस ने कहा कि S-400 सौदे के संबंध में हम आश्वस्त कर दें कि इस पर किसी भी तरीके से असर नहीं पड़ेगा। ये 100% आश्वासन है।
यूक्रेन में फंसी भारतीय नागरिकों को लेकर हंगरी के बुडापेस्ट से भारतीय वायुसेना का एक और C-17 विमान हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा, जहां राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आने वाले भारतीय नागरिकों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जो विमान पहले छात्रों को लेकर आया था उसे निकासी के लिए भेज दिया गया और जैसे ही छात्र इस विमान से उतरेंगे ये फिर से निकासी के लिए उड़ान भरेगा। यूक्रेन में फंसे एक और भारतीय छात्र चंदन जुंदल की मौत हुई है। 22 साल के चंदन पंजाब के बरनाला जिले के रहने वाले थे। विनिस्तिया के मेमोरियल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। इस दौरान ब्रेन हैमरेज से उनकी जान चली गई। इससे पहले मंगलवार को रूसी हमले में कर्नाटक के नवीन की मौत हुई थी। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर विशेष विमान बुडापेस्ट से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। एयरपोर्ट पर छात्रों के परिजन ने उनका स्वागत किया। एक मां ने अपनी बेटी को सुरक्षित वापस आकर देखते हुए भावुक हो गई और रोते हुए अपनी बेटी को गले लगाया। यूक्रेन में फंसे एमपी के छात्रों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि विदेश मंत्रालय ने प्रदेश के 454 लोगों की सूची दी है, जिसमें अभी तक 202 बच्चे मध्य प्रदेश लौट चुके हैं। वहीं छात्रों और उनके परिजनों से सरकार लगातार संपर्क में है। यूपी की चुनावी जंग अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ गई है। पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट चल रहे हैं। इस बीच सीएम योगी ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग की। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके 5 मंत्री समेत 676 प्रत्याशी मैदान पर हैं। इसके किस्मत का फैसला 2.5 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने एक बार फिर से पहले मतदान और फिर जलपान के संकल्प को दोहराया। उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि आपका हर वोट यूपी की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बना देगा। मतदान से पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि आखिरी दौर के चुनाव में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसमें सीएम योगी भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ बढ़ रहे हैं। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में सिद्धार्थनगर में मतदान किया। वोटिंग के बाद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन। मेरी सबसे अपील है कि मतदान जरूर करें। भाजपा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में गोरखपुर में मतदान किया। वोटिंग के बाद उन्होंने लोगों से भी वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मैंने अपना वोट दिया है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के लिए बहुत कुछ किया। भाजपा 300 के पार जाकर अपनी सरकार जरूर बनाएगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अच्छे दिनों के लिए बीएसपी सरकार बनाने की अपील की। मायावती ने कहा कि राज्य में विरोधी दल परेशान हो गए हैं और अब हिंसा पर उतर आए हैं। इससे लोगों को अपना संयम नहीं खोना है, बल्कि ऐसी पार्टियों को वोट करना है जिसके जरिए अपनी मजबूत सरकार बनाने के मिशन में डटे रहना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के मऊ पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई पुश्तों से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लड़ रही हैं और वो उनके आगे कभी झुकेंगी नहीं, बल्कि संघर्ष करेंगे। प्रियंका ने सपा बसपा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता झुक जाएंगे, बसपा के नेता झुक जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी न इनसे डरेगी न इनके सामने झुकेगी। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 70 साल में जो काम नहीं हुए हैं वो पिछले 5 साल में हुए। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल क्षेत्र में मतदान ऐतिहासिक होगा। बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। अब यूपी की जनता ने यहाँ राम राज्य बनाने का फैसला किया है। भारत ने बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,561 नए मामले आए। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 77,152 हो गई। देश में लगातार 25 दिन से संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 1 लाख से कम बनी हुई है। अगर रिकवरी की बात करें तो पिछले एक दिन में 14,947 लोग कोविड से ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण कम हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 259 नए मामलों की पहचान हुई है। संक्रमण से 1 की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के 613 मरीज स्वस्थ हुए। एमपी में अब कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 के पार चली गई है। तो वही छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। 24 घंटे में 153 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमण से ठीक होकर 310 मरीज घर लौटे। वहीं कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हुई है। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1287 हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय से मेडिकल के लिए ले जाया गया। बता दें कि दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की हिरासत आज खत्म हो रही है। नवाब मलिक को ईडी ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था और वे 3 मार्च तक केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में है। मंत्री को गुरुवार विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।
मुंबई में बीजेपी ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों नहीं लेना चाहती। ये दाऊ समर्पित सरकार है। नवाब मलिक का इस्तीफा तुरंत लिया जाना चाहिए। 10वें विश्व सुनवाई दिवस के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत में ही ये दिवस सबसे पहले क्यों शुरू हुआ, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। हमारी सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है कि हम एक दूसरे के पूरक बने। ऐसे दिव्यांगों की मदद हमें करनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चेन्नई के रोयापेटा में राजस्थान समुदाय के लोगों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितना हमारे देश में विविधता है उतनी ही हमारे देश में एकता भी है। दुनिया में जहाँ विविधता है वहाँ देश एक नहीं होता, लेकिन भारत की विविधता में ही ताकत है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कई दिग्गज खिलाड़ियों को नुकसान हुआ है। बीसीसीआई के नए सालाना कॉन्ट्रैक्ट में कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ग्रेड ए प्लस में है। वहीं सीनियर खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को नए सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में बड़ा नुकसान हुआ। अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम का शेड्यूल बहुत बिजी होने वाला है। जून में टीम इंडिया 2 मैचों की T20 सीरीज के लिए आयरलैंड दौरे पर जाएगी। इसकी जानकारी आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया के जरिए दी। भारत के अलावा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें भी आयरलैंड के खिलाफ सीरीज खेलेंगी। रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर दुनिया पर दिखने लगा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़कर $110 प्रति बैरल हो गए हैं। ये $150 तक जा सकते हैं। रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ने से क्रूड के भाव 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम 25 रुपए लीटर तक बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार टैक्स कम करके इसमें राहत दे सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी खाद्य सामग्री के शाकाहारी या मांसाहारी होने का पूरा खुलासा होना चाहिए, क्योंकि थाली में परोसे जाने वाली वस्तु से हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दलील पर सहमति जताई कि अधिकारियों को इस तरह के दिशा निर्देश जारी करना जरूरी है। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने की कवायद हो रही है। निवेश बढ़ाने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। उद्योगपतियों के साथ मुलाकात कर सीएम शिवराज सिंह चौहान निवेश को बढ़ावा लेने को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ने से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के साथ बैठक हुई। अब मंत्रियों के साथ चर्चा के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लंच पर चर्चा कार्यक्रम रखा। इस लंच के लिए सभी मंत्रियों को न्योता भेज दिया गया है। बता दें कि विधानसभा में 8 मार्च को पेश बजट किया जाएगा। भोपाल में विधानसभा के सभागार में पूर्व विधायकों का सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में सभी राजनीतिक दलों के पूर्व विधायक शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ में आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। प्रदेश भर में लगभग 3,80,000 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। प्रदेश भर में करीब 6,743 परीक्षा केंद्र बनाए गए। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल बाद ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। 7वें चरण के मतदान के लिए 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने वाले हैं। यूपी के मिर्जापुर, गाजीपुर और वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र में सीएम भूपेश बघेल जनसभा करेंगे। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वाराणसी में रोड शो में भी शामिल होंगे। पखांजूर में पुलिस वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई। बताया जा रहा है कि बदमाशों को जेल ले जाते समय ये पूरा हादसा हुआ। जेल ले जाते समय पुलिस वाहन में बैठे आरोपियों ने भागने के लिए गाड़ी की स्टीयरिंग मोड़ दी, जिसके बाद पुलिस वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे को लेकर ग्रामीणों में तनावपूर्ण स्थिति बनी है। दुर्ग में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पद्मनाभपुर पुलिस चौकी क्षेत्र का मामला। अंबिकापुर में किसानों के नाम पर फर्जी ऋण निकालने मामले में IBC 24 की खबर का असर हुआ। चांदू समिति प्रबंधक और लखनपुर सहकारी प्रभारी बैंक प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। साथ ही 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कोऑपरेटिव बैंक के नोडल अधिकारी की शिकायत पर कलेक्टर संजीव झा ने कार्रवाई के निर्देश दिए। रायपुर में पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी को पुलिस ने बालों से किया गिरफ्तार। आरोपी कोर्ट में पेश करने से पहले मौदहापारा थाने से हथकड़ी खोलकर फरार हुआ था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस आरोपी को फिर से पकड़कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, मंत्री अरविंद भदौरिया ने हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 15 से 18 और 60 साल से ऊपर पात्रों का टीकाकरण किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में दोनों ही वर्गों के 15% लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है। पेंड्रा जिले में फरवरी महीने में बारिश होने से किसानों को फायदा हुआ। नवंबर और दिसंबर में धान की कटाई के बाद भी बारिश हो रही है, जिसके कारण किसानों ने एक बार फिर धान की फसल लगा दी है। लगातार बारिश होने से खेतों में पानी की कमी नहीं हुई है, जिससे किसानों को ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। जांजगीर चांपा के डबरा क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन युवक को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया युवक को। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। ग्वालियर के हुंडी दलाल की फर्जीवाड़ा मामले में अब सीआईडी जांच करेगी। हुंडी दलाल फर्जीवाड़ा 70 करोड़ की ठगी का मामला है। दाल बाजार के व्यापारियों के साथ ये ठगी हुई है। इस पूरी ठगी मामले का आरोपी आशीष गुप्ता नामक हुंडी दलाल पर है। बेमेतरा की नानघाट थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से चोरी की 11 बाइक बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी बाइक मिलने की संभावना है।